आज के मुख्य समाचार। रिहायशी मकान से 303 ग्राम चिट्टा बरामद। शिमला में बिगड़ती कानून व्यवस्था और चरमराता ट्रैफिक सिस्टम। राज्य सरकार का ना आपसी तालमेल और ना जनता के साथ सरोकार। जयराम ठाकुर। दृष्टिहीनों की अनदेखी कर रही सरकार। संजौली हेलीपोर्ट से उड़ानों की आधिकारिक शुरुआत। हिमाचल में गेहूं की फसल पर संकट। आइस स्केटिंग रिंक में बनेगा ऑल सीजन स्केटिंग रिंक। कांग्रेस ने 28 लाख महिलाओं से किया खुला विश्वासघात। रमा ठाकुर। पीएमजीएसवाई के चौथे चरण के अंतर्गत राज्यों को मिली स्वीकृति। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली हेलीपोर्ट केंद्र को जरूरी मंजूरी मिलने के बाद अब आधिकारिक तौर पर उड़ानों के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में हेली टैक्सी सेवाओं की शुरुआत हो गई है। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से रिकांगपिओ के लिए पहली हेली टैक्सी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी भी हेली टैक्सी से किन्नौर के लिए रवाना हुए। हेली टैक्सी सेवाओं का संचालन 2 कंपनियां कर रही है, हेरिटेज एविएशन और पवन हंस लिमिटेड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हेरिटेज एविएशन शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से रिकांगपिओ और कुल्लू रूट पर सेवाएं देगी, जबकि पवन हंस लिमिटेड चंडीगढ़ शिमला रूट पर हेली टैक्सी सेवा संचालित करेगी। यह सेवाएं केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसके लिए टेंडर जारी किए गए थे। योजना के तहत हेली टैक्सी सेवाओं के संचालन का 80% खर्च केंद्र सरकार और 20% खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। उड़ानों के शेड्यूल की जानकारी देते हुए बताया गया कि हेरिटेज एविएशन शिमला से रिकांगपिओ के लिए दिन में 1 उड़ान और कुल्लू के लिए दिन में 2 उड़ानें संचालित करेगी। वहीं पवन हंस लिमिटेड के हेली टैक्सी चंडीगढ़ शिमला रूट पर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को उड़ान भरेगी। किराए की बात करें तो शिमला से कुल्लू के लिए प्रति व्यक्ति किराया 3500 रुपए, जबकि शिमला से रिकांगपिओ के लिए 4000 रुपए निर्धारित किया गया है। सामान्य किराए में हेली टैक्सी की सुविधा मिलने से आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। राज्य पर्यटन निर्देशक विवेक भाटिया ने बताया कि केंद्र सरकार से संचालन की मंजूरी मिलने के बाद संजौली हेलीपोर्ट को आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हेली टैक्सी सेवाओं के शुरू होने से प्रदेश में पर्यटन को नया बढ़ावा मिलेगा, जिससे साहसिक और धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि हेरिटेज एविएशन मंडी चंडीगढ़ रूट पर जल्द ही हेली टैक्सी सेवाएं भी शुरू होगी। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हेली टैक्सी सेवाओं की शुरुआत से न केवल पहाड़ी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि घंटों का सफर अब चंद मिनटों में पूरा हो सकेगा, जिससे प्रदेश के दूर दराज इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। मैं आज शिमला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला रिकांगपिओ के लिए जो आज हेलीकॉप्टर सेवा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये हेलीपोर्ट जो है शिमला का, और काफ़ी सालों से पैसे की कमी के कारण पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको पूरा नहीं किया। श्री वीरभद्र सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन पूरा काम करने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया। और जो इसके सेफ्टी मेजर्स हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर हमने बनाए गए हैं। जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि रिकांगपिओ को भी हवाई सेवा से जोड़ना चाहिए। पिछले 6 महीने पहले मेरी इनसे बात हुई और इन्होंने कहा कि रिकांगपिओ में भी सुविधा हेलीकॉप्टर की मिलनी चाहिए। तो मैं आज जगत सिंह नेगी जी के प्रयासों को भी मुबारकबाद कर देना चाहूँगा। और जगत सिंह नेगी जी आज इस हेलीकॉप्टर में बैठकर रिकांगपिओ जाएंगे और वो जनता को ये तोहफा उनको देंगे, क्योंकि जगत सिंह नेगी जी बार बार प्रयास कर रहे थे और बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या ये सफल होगा भी कि नहीं होगा। तो मैं आज इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी आंखों के सामने ये आप सफल हो रहे हैं, आप इसमें बैठकर जा रहे हैं। सर क्या कुछ चैलेंजेस और भी मैं माननीय हमारे जो टूरिज्म के मंत्री है हमारे रघुवीर सिंह बाली जी, इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि बार बार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में जाकर प्रदेश के लिए हेलीपोर्ट्स के निर्माण के लिए ये प्रयास किया। और मुझे खुशी है
कि इन्होंने हमें 3 हेलीपोर्ट दिलाने में बड़ी मदद की और मंत्री जी ने बार बार इनके जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो दोस्त है, तो वो अभी और जगह भी हम इस योजना को शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर में के जसकोट में, पालमपुर में, रक्कड़ में और माननीय नीरज नैयर जी ने पिछले वर्ष मुझसे कहा था कि चंबा में भी हेलीपोर्ट बनने चाहिए। हेलीपैड हमारे 70 है, हेलीपोर्ट बनने के लिए 15-15 करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाता है, तो वो भी हमने स्वीकृत किया और अगले मार्च अप्रैल तक हेलीपोर्ट ये चारों बनकर भी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद माननीय हमारे मंत्री जो है पर्यटन मंत्री हमारे रघुवीर सिंह बाली जी, इन्होंने कहा कि सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और ऊना में भी हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाना है। तो मैंने कहा जी उसके लिए आपके दोस्त सिविल एविएशन मिनिस्टर है, तो आप थोड़ा सा फंड लाइए, तो इन्होंने हमको आश्वासन दिया और तीनों डिस्ट्रिक्ट भी अब हमारे हेलीपोर्ट से जुड़ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग, हमारे सरकार में सभी लोगों की अपनी भूमिका है और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने केवल बिल्डिंगें नहीं बनाई, 35-35, 100 करोड़ की बिल्डिंगें बनाई और वो अभी बिल्डिंगें खाली पड़ी है। हमने पर्यटन को बढ़ावा इसलिए देने के उद्देश्य से किया है कि पर्यटन से सरकार को 18% GST के रूप में पैसा आता है और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। इस दृष्टिकोण से शिमला से चंडीगढ़ और रिकांगपिओ के लिए फ़्लाइट शुरू कर दी गई है और निश्चित रूप से इस फ्लाइट का लाभ जो शिमला से चंडीगढ़ बाय टैक्सी लेकर जाते हैं 3,000 या 4,000 रुपये की, और उसमें समय का फ़ायदा होगा, इसलिए इस पर्यटन की कुल्लू को भी इस हेली टैक्सी से जोड़ा गया है। तो इसका फ़ायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को भी होगा। कोई पेशेंट बेचारा रिकांगपिओ से आना चाहता हूँ उनको भी इसका फ़ायदा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। हेली टैक्सी सर्विस है चंडीगढ़, शिमला, रामपुर, कुल्लू और मनाली इन एक्सिस के ऊपर ऑन वेरिएड फ्रीक्वेंसी और मिनिमम जो न्यूनतम किराया होता है उसके ऊपर ही शुरू होने वाली है। अभी शुरू हो ही जाएगी आज से। ये देखा जाए तो उसके मायने बहुत हैं, क्योंकि संजौली हेलीपोर्ट की ऑपरेशनल ऑथराइजेशन वैसे बना तो काफ़ी टाइम से है और ऐसा नहीं है, बना भी बहुत खूबसूरत है। ये अपने आप में मील का पत्थर बना था, बट जो ऑपरेशनल ऑथराइजेशन थी इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि इसकी सारी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है, नागरिक उड्डयन में सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए जो सारी प्रोटोकॉल है वो डे टू डे बेसिस पे, रॉबिन जी साथ में खड़े हैं, ये डे टू डे बेसिस पे पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए हैं। DGCA से भी हमें प्रॉम्प्ट रिस्पांस मिल रहा है और उच्च स्तर पे ये सारी चीज़ें हुई हैं और उसके बाद ये ऑपरेशनल ऑथराइजेशन हमें जो मिली है उसके बाद सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं, इसमें पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग्स हुई हैं, इसमें बड़ा एडवांस्ड इक्विपमेंट लगा है। उसके बाद जाके अब ये जो फ़्लाइट्स हैं RCS उड़ान के अंतर्गत जो हैं वो आज से शुरू हो रही हैं और इसका जो मायने हैं वो सबके लिए इसलिए भी अच्छे हैं कि इसमें जो कनेक्टिविटी है, जो टूरिज़्म और उस पोटेंशियल के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है, तो आज वो जो कनेक्टिविटी का एक थोड़ा सा बार है वो रिजॉल्व हो रहा है। पर्यटन नगरी मनाली में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना मनाली की टीम ने एक रिहायशी मकान पर तबीश देकर भारी मात्रा में हेरोइन चट्टा बरामद किया है। इस कार्यवाही से क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त तत्वों में हड़कंप मच गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान संगत राम उर्फ सेनगो 41 वर्ष पुत्र सोभू राम निवासी चचोका मनाली के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने जब आरोपी के रिहायशी मकान की तलाशी ली तो वहां से 303 ग्राम हेरोइन चिट्टा, 20,500 नगद, फॉयल पेपर रोल, 10 का अजला नोट बरामद किया गया। बरामद सामग्री से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि आरोपी नशे को खरीदने और बेचने और इसके सेवन से जुड़े अवैध कारोबार में सक्रिय रूप से संलिप्त था। पुलिस का मानना है कि इतनी बड़ी मात्रा में चिट्टा बरामद होना किसी संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। इस मामले में पुलिस थाना मनाली में संगत राम उर्फ सेनगो और उसकी पत्नी के विरुद्ध NDPS एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बरामद चिट्टा कहां से लाया गया था और इसे किन किन स्थानों में सप्लाई किया जाना था। इसके साथ ही आरोपी के संपर्क, मोबाइल रिकॉर्ड और वीडियो लेन देन की जाँच भी की जा रही है ताकि नशा तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मनाली जैसे पर्यटन स्थल पर नशे के कारोबार को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। नशा न केवल युवाओं के भविष्य को बर्बाद करता है बल्कि समाज और पर्यटन की छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। इस कार्यवाही के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है। लोगों का कहना है कि हाल के समय में क्षेत्र में नशे की गतिविधियां बढ़ रही है, जिस पर सख्त कार्यवाही की जरूरत है। पुलिस की इस पहल से नशा कारोबारियों को बड़ा संदेश गया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी नशे से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कुल मिलाकर मनाली पुलिस की यह कार्यवाही नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आने वाले दिनों में पुलिस द्वारा इस मामले से जुड़े अन्य खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। प्रदेश में रबी सीजन के दौरान बनी सूखे जैसी स्थिति ने खेती को गंभीर संकट में डाल दिया है। लंबे समय से बारिश न होने के कारण हिमाचल प्रदेश में गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य कृषि निदेशालय को फील्ड से मिली ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि पूरे प्रदेश में 9,359 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है, जबकि 3,087 हेक्टेयर में फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार मिट्टी में पर्याप्त नमी न होने के चलते लगभग 10% क्षेत्र में गेहूं की बुआई ही नहीं हो पाई है। दिसंबर तक प्रदेश में कुल 3,55,347 हेक्टेयर भूमि पर रबी फसलों की बिजाई प्रस्तावित थी, लेकिन इसमें से केवल 2,90,713 हेक्टेयर क्षेत्र में ही गेहूं की बुआई संभव हो सकी है। अब मौसम व नमी की स्थिति को देखते हुए आगे बुआई की कोई संभावना नहीं बची है। स्थिति की पुष्टि कृषि निदेशक डॉक्टर रविंदर सिंह जसरोटिया ने की है। राज्य के कई जिलों में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। राज्य के कई जिलों में सूखे जैसे हालात का गेहूं की फसल पर बेहद नकारात्मक असर पड़ रहा है। कम नमी के कारण लगभग 10% क्षेत्र में बुआई पहले ही नहीं हो पाई, जबकि 90% क्षेत्र में हुई बुआई भी खतरे में है। इससे किसानों को रबी सीजन की शुरुआत में ही भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। गेहूं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख रबी फसल है और इसका उत्पादन मुख्य रूप से कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिलों के अलावा शिमला, चंबा और कुल्लू के निचले इलाकों में होता है। इन क्षेत्रों में लगातार बारिश न होने से मिट्टी में नमी का स्तर बेहद नीचे चला गया है, जिससे फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा है। कृषि निदेशक डॉक्टर जसरोटिया और संयुक्त निदेशक डॉक्टर रविंद्र चौहान ने बताया कि वर्षा की कमी और मिट्टी में नमी के अभाव के कारण गेहूं की फसल के अंकुरण और पौधों की शुरुआती अवस्था पर बुरा असर पड़ा है। कई इलाकों में पौधों की बढ़वार रुक गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बालियां ठीक से विकसित नहीं हो पा रही है। सिंचाई के सीमित संसाधनों के कारण कई किसान फसल को बचाने में असमर्थ रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि जल्द बारिश नहीं हुई या सरकार की ओर से राहत के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इस रबी सीजन में उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन और खेल गतिविधियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग को ऑल सीजन स्केटिंग रिंग में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस बहुप्रतीक्षित निर्णय से न केवल शिमला के पर्यटन को नई पहचान मिलेगी, बल्कि खेल प्रेमियों और युवाओं को वर्ष भर स्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। अब तक यह ऐतिहासिक स्केटिंग रिंग केवल सर्दियों के मौसम में प्राकृतिक रूप से बर्फ जमने पर ही संचालित हो पाता था। मौसम की अनिश्चितता के कारण वर्ष के अधिकांश समय यह रिंग बंद रहता था, जिससे खिलाड़ियों, पर्यटकों को निराशा हाथ लगती थी। ऑल सीजन स्केटिंग रिंग के निर्माण के बाद यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। ऑल सीजन स्केटिंग रिंग के निर्माण में अब गर्मी और बरसात के मौसम में भी स्केटिंग संभव हो सकेगी। इस रिंग में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। लक्कड़ बाजार स्थित यह आइस स्केटिंग रिंग देश का पहला और एशिया का एकमात्र ओपन एयर स्केटिंग रिंग है, जहां प्राकृतिक रूप से बर्फ जमाकर स्केटिंग कराई जाती है। यह रिंग अपनी विशिष्ट पहचान और ऐतिहासिक महत्व के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 200 नियमित सदस्य जुड़े हुए हैं। सर्दियों के दौरान बड़ी संख्या में बच्चे और युवा यहाँ स्केटिंग सीखने और अभ्यास करने पहुँचते हैं। हम ये जो कैबिनेट का फैसला आया है, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और ये हमारी आइस स्केटिंग के, अगर हम उसके स्पोर्ट की तरफ से देखते हैं इसको,
तो एक बहुत ही अच्छा फैसला है जिसके अंदर हमारे स्पोर्ट्समैन्स के लिए और शिमला आइस स्केटिंग रिंक के लिए बहुत अच्छा मतलब एक कारगर फैसला है। इसके अंदर जो है इंडोर आइस स्केटिंग रिंक हो जाएगा, तो इससे जो है तकरीबन जो है आपका ऑल जो वेदर स्केटिंग है हम हर सीज़न में और हर टाइम इसको जो है स्केटिंग को किया जा सकता है। शिमला के अंदर जो है आइस स्केटिंग है 1920 से शुरू हो गई थी, तो एक कल्चर जो है शिमला के मतलब जो जनता है उसके अंदर एक कल्चर तो है ही है आइस स्केटिंग का। एक लोगों को यहाँ पे चाव है, प्लस बच्चों को जो है एक उत्साह होता है क्योंकि एक ऐसा स्पोर्ट है जो सिर्फ विंटर्स में किया जाता है। तो हम जो है जब ये जो है ऑल वेदर आइस स्केटिंग रिंक बनने से कभी भी आप इसको कर सकते हैं, तो बच्चों के अंदर इसको एज अ स्पोर्ट्स मतलब लेने की कोशिश, क्योंकि अभी तक जो था बच्चे इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे ही करते थे, बट जैसे ये अब एक इंडोर स्केटिंग रिंक हमारे को अवेलेबल होगा तो आइस स्केटिंग के अंदर जो है हम जो है ऑल वेदर जो है पूरा साल जो है स्केटिंग कर पाएंगे और बच्चे जो है इसको एक प्रोफेशन की तरह से लेंगे। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस सरकार का जिन्होंने इसमें मंजूरी दी और इसके आइस स्केटिंग के बारे में सोचा। हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे रही है 1991 से कॉन्टीन्यूसली सरकार को ज्ञापन सौंपते रहे हैं, हम बोलते रहे हैं, रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि यहाँ पे हाई टाइम है, इस वेदर चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको ऑल वेदर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने आइस स्केटिंग रिंक ऑल सीज़न बनाने का फ़ैसला लिया। और जहाँ तक बात है स्पोर्ट्स पर्सन्स की, तो यहाँ पे एक बार आइस स्केटिंग रिंक बन जाएगा तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे पूरा साल चलेंगी। शिमला का जो ऑल्टीट्यूड है ये बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए और मैचेस के लिए, तो यहाँ पे तो पूरा साल आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कोई ना कोई देखने को मिलती रहेंगी। स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होने वाली है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ये बना रहे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी होने वाली है। और स्पोर्ट्स अब बहुत हो गए, आइस पे खेलने वाले स्पोर्ट्स बहुत हो गए हैं। आइस हॉकी है, फिगर स्केटिंग है, स्पीड स्केटिंग है, बैंडी और कर्लिंग, तो ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स हैं और नए नए स्पोर्ट्स और बढ़ रहे हैं अब आइस पे, तो इसलिए सबको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। मैम टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छी शुरुआत होगी और आप ये मान के चलिए जो भी टूरिस्ट शिमला आ रहा है उसके लिए एक एड ऑन एडवांटेज है कि उसके लिए एक पॉइंट और बढ़ गया कि शिमला क्यों आना है। तो आइस स्केटिंग करने आना है, बहुत बढ़िया है। आइस स्केटिंग करने के लिए स्पेशली कोई आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और शिमला को वैसे भी जैसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है और यहाँ पे पिछले 3 साल से आप देख रहे हैं कि बर्फ़ भी नहीं पड़ रही, तो अगर हम स्नो नहीं दिखा पा रहे एटलीस्ट आइस तो दिखा दें, तो इसलिए ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। इस बार बहुत अच्छा रिस्पांस है। एक्चुअली ये खबर काफ़ी टाइम से चल रही थी कि यहाँ पे ऑल वेदर रिंक बनेगा और सारे लोग जो हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उन सबको पता था कि ये लास्ट ईयर होने वाला है ओपन एयर आइस स्केटिंग का, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसीलिए भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस साल कि ओपन एयर आइस के मज़े ले सकें। प्रदेश की राजधानी शिमला में बिगड़ती कानून व्यवस्था और लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला के अध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि शिमला शहर में चोरी, डकैती, गुंडागर्दी और शरारती घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जबकि सरकार और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। केशव चौहान ने कहा कि बीते कई महीनों से शिमला में एक के बाद एक बड़ी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन न तो इन पर प्रभावी कार्यवाही हो रही है और न ही आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर रोज किसी न किसी वार्ड या क्षेत्र में अपराध से जुड़ी शिकायतें सामने आ रही है, जो सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने बीते 6 महीनों में हुई कई गंभीर घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि डेंगूधार क्षेत्र में एक ही रात में 23 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। इसी क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम भी दिया गया। केशव चौहान ने बताया कि ढली टनल के पास पुलिस गुमटी के साथ 2 गरीब व्यक्तियों की सब्जी और दुकानों पर रात के समय आग लगा दी गई, जिससे उनकी रोजी रोटी पर सीधा हमला हुआ। इसके अलावा संजौली चौक के आसपास पुलिस पर युवकों द्वारा मारपीट का मामला भी सामने आया, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति और भी चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बीती रात संजौली क्षेत्र में 20 वर्षों से कारोबार कर रहे स्थानीय व्यापारी नेट्टू भाई की दुकान में लाखों रुपए की सब्जियों में आग लगा दी गई। यह घटना न केवल अपराधियों के बढ़ते हौसलों को दर्शाती है, बल्कि पुलिस व्यवस्था की नाकामी को भी उजागर करती है। शिमला में कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन गई है। कल रात को एक हमारे
संजौली टनल के पास में सिमिट्री रास्ते पर सब्जी की एक दुकान में आग लगा दी गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पूर्व भी 2 दुकानें वहीं संजौली टनल के सामने वाली जो पुलिस की गुमटी है उसके पास जला दी गई। आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई उसके बारे में अभी तक पता नहीं है। और कल रात में जो ये दुर्घटना हुई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि सरकार और पुलिस प्रशासन को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वैसे तो पूरे शहर में हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम संजौली की बात करें, क्योंकि संजौली शिमला का मुख्य एक टाउन है, मुख्य कस्बा है, मुख्य शहर है, जहां पर अगर हम पिछले बीते 6 महीने की बात करें तो अनेकों ऐसी घटनाएं यहां पर हो चुकी है। चाहे वो 5 दिन पूर्व पुलिस वालों पर गुंडों ने हमला किया हो, उन्हें मारा पीटा हो, या फिर ढींगू मंदिर वाले रास्ते में 23 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे, और वहीं पर शर्मा निवास ढींगू मंदिर वाले रोड पे ही लगभग लोगों ने बड़ी मुश्किल से 50 लाख से अधिक के जो गहने और अन्य सामान था उसकी चोरी हुई। अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि पुलिस और प्रशासन, ये पूरी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। अगर हम बात करें इनकी, तो जहां आंदोलनकारियों को इन्होंने दबाने का प्रयास किया, उन पर इनकी पूरी दृष्टि है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को ये जो घटनाएं हो रही है इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमने बार बार कहा है, मैंने पूर्व में भी कई बार कहा है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, वो कहां से आ रहे हैं, कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, और हमारे जो यहां के लोकल रेडी फड़ी वाले भाई हैं उन्हीं की दुकानों को क्यों जलाया गया। क्या वहां पर कैमरे की व्यवस्था नहीं है? अगर नहीं है तो उसकी कैमरे की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। 1-2 घटना से सीख लेने की जहां आवश्यकता थी, आज यहां पर अनेकों ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिस पर बड़ी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और सरकार को, मेरी सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर संजौली जैसी जगह में, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो उसे गंभीरता से लेते हुए उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चाहे वो चोरी की घटनाएं हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े की बात हो, या फिर गरीब हमारे रेडी फड़ी वालों की दुकानें जलाने की बात हो, क्योंकि उनका रोजी रोटी का एक मात्र माध्यम वो सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। और दूसरा सोचने वाला विषय यह भी है कि सिर्फ लोकल लोगों की दुकानें ही क्यों जलाई गई, इसको भी, इस एंगल से भी इसको सोचने की आवश्यकता है। जहां पूर्व की माननीय जयराम जी की सरकार और श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी मंत्री थे, संजौली में थाना खोला गया था। इनकी सरकार आते ही थाना बंद कर दिया गया, लेकिन दोबारा थाना फिर से खोल दिया गया जब पब्लिक का प्रेशर आया। पर वो पुलिस वाले वहां पर क्या कर रहे हैं वहां, या मुझे लगता है या तो संख्या की कमी है, या उनके पास पुलिस बल कम है, या वो सरकार की डायरेक्शन ये है कि भाई जो यहां पर आंदोलनकारी है या कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करे, बाकी जो बाहर से आए हुए लोग यहां पर लूटपाट करे, वो गुंडागर्दी करे, जो मर्जी करे, उनको खुली छूट दी गई है। तो मेरा सरकार से अपील है, मेरा निवेदन है सरकार से कि इन घटनाओं में कमी आनी चाहिए, इन घटनाओं को बंद करना चाहिए। आप गश्त बढ़वाएं और संजौली जैसे घनी आबादी वाले इलाके में इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो, ये पुलिस प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ना आपस में तालमेल है और ना ही जनता के साथ कोई सरोकार। ऐसी परिस्थितियों में सरकार केवल किसी तरह अपना कार्यकाल पूरा करने की कोशिश कर रही है।
कांगड़ा जिले के गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है। उप मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ मंत्री सार्वजनिक रूप से अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सरकार की असफलता को दर्शाता है। उन्होंने चिट्टे के खिलाफ अभियान को लेकर कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हम सभी की है। भाजपा इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन यह अभियान केवल समारोह और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जमीनी स्तर पर ठोस और प्रभावी कार्य करने की आवश्यकता है। जयराम ठाकुर ने बताया कि भाजपा प्रदेश नेतृत्व में यह निर्णय लिया है कि चारों लोकसभा क्षेत्रों में वरिष्ठ नेताओं का प्रवास होगा। इसके तहत शिमला लोकसभा क्षेत्र में श्रीकांत शर्मा, हमीरपुर में सह प्रभारी संजय टंडन, मंडी में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन को शुभकामनाएं भी दी। देखिए, मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर के अब बहुत कुछ कहने की नहीं, अब तो लोग ही कह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी की सरकार की बन चुकी है। ना आपस में कोई तालमेल है, ना जनता के साथ कोई सरोकार है, जनता की समस्याओं के साथ कोई सरोकार नहीं। ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करने की दिशा में ये प्रयत्न कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की सरकार, और विशेष तौर से मुख्यमंत्री के कामकाज के तौर तरीके पर जब उप मुख्यमंत्री ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ मंत्री जो है कमरे के अंदर नहीं, सार्वजनिक रूप में मीडिया में प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि सरकार में चल क्या रहा है। देखिए, इसमें चिट्टे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हैं। उसमें हमने भी कहा है कि ये आपकी ही लड़ाई नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की भी लड़ाई है और विपक्ष उसमें साथ है। निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में राज्यपाल महोदय जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें अवेयरनेस का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन सरकार उसमें सिर्फ इवेंट तक सीमित ना रहे। मेरा ये सुझाव है। खासतौर से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मैराथन वो करने की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन करने से, उससे ठीक है एक आधा कार्यक्रम हो, लेकिन सही मायने में चिट्टा कितना खतरनाक जिंदगी के लिए है, आने वाली जनरेशन के लिए है, इस सारी बात को लेकर के जो कैंपेन करने की आवश्यकता, जो बात करने की आवश्यकता जहां जिस रूप में है वो करना चाहिए। मुझे लगता है ये इस तरह से वॉकथॉन करके आप मैराथन करके जो है वो एक सिर्फ एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जानकारी नीचे तक नहीं जा पाती है। ये मुझे लगता है कि ये करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पिछले कल जिनको दायित्व दिया गया, नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से, हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। और निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है ये कि एक नौजवान अध्यक्ष पार्टी को मिले। आज तक के इतिहास के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ करके पार्टी का नेतृत्व करने का, यानी कि पार्टी के अध्यक्ष बनने का भी अवसर मिलता है, और पार्टी के अलग अलग दायित्व में काम करने का अवसर प्राप्त होता है। दूसरे दोनों में शायद ये संभव नहीं है इस तरह से, और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बधाई देता हूं, उनके इस फैसले का अभिनंदन करता हूं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपना अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा किया। छोटा प्रदेश हिमाचल, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने जिस प्रकार से निभाई, और लगातार एक नहीं अनेकों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जीत उनकी अध्यक्षता में हुई, लोकसभा में जीत हुई। तो सौभाग्य की बात हम सब लोगों के लिए ये भी है कि हिमाचल प्रदेश का भी सम्मान ऊंचा हुआ है।
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की गारंटी को लेकर भाजपा ने एक बार फिर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश मीडिया सह संयोजक रमा ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मनाली में 1500 रुपए देने की हालिया घोषणा को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से चुनावी जुमला और क्षेत्रवाद की राजनीति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 1500 की गारंटी के सहारे सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के 3 साल बाद भी प्रदेश की करीब 28 लाख महिलाओं के साथ खुला विश्वासघात कर रही है। रमा ठाकुर ने शिमला में कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं प्रियंका गांधी, अलका लांबा, राजीव शुक्ला सहित पूरे कांग्रेस नेतृत्व ने 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की हर महिला को बिना किसी शर्त 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। उस समय ना तो आय सीमा की कोई शर्त रखी गई थी और ना ही पात्रता का कोई जिक्र किया गया था और ना ही किसी प्रकार की क्षेत्र भेदभाव की बात कही गई थी। लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार अपने ही वादों से पीछे हट गई है और अब शर्तें, नियम और क्षेत्रवाद थोपने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि कांग्रेस सरकार चुनाव नजदीक आते ही 1500 की घोषणाओं का शोर मचाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। रमा ठाकुर ने मुख्यमंत्री द्वारा मनाली और लाहौल स्पीति जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में 1500 की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पूरे हिमाचल प्रदेश के मुखिया है, ना कि किसी एक जिला या अपने पसंदीदा क्षेत्रों के। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में योजना लागू की जा रही है तो भाजपा उसका विरोध नहीं करती, लेकिन यह समझ से परे है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों की महिलाओं को इस योजना से क्यों वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर और चंबा की महिलाएं हिमाचल की महिलाएं नहीं हैं? क्या कांग्रेस सरकार महिलाओं को क्षेत्र के आधार पर बांटकर योजनाएं लागू करना चाहती है? उन्होंने इसे महिलाओं को आपस में बांटने की राजनीति करार दिया। देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 के समय कांग्रेस ने और कांग्रेस के बड़े नेता जो केंद्र से आए, जिसमें प्रियंका गांधी जी हैं, अलका लांबा जी हैं और राजीव शुक्ला जी हैं, उन्होंने हर मंच पर जाकर महिलाओं को बड़े बड़े वादे किए। महिलाओं के साथ साथ प्रदेश को 10 गारंटियाँ दी, जिसमें से मतलब अभी तक कोई भी पूरी नहीं हुई है। हम बात करें 1500 की गारंटी की, तो आज 1500 की गारंटी के नाम पे प्रदेश की महिलाओं को ठगा गया है। प्रदेश की 28 लाख महिलाएं आज भी जो है कांग्रेस सरकार की 1500 की गारंटी को पूरा होने का इंतज़ार कर रही है। आज तक कांग्रेस सरकार के ऊपर 1500 करोड़ से ज़्यादा का लंबित धनराशि जो है 1500 रुपए के नाम पर हो चुकी है। हम उन कांग्रेस के बड़े नेताओं का आज भी बाट जोह रहे हैं कि कब वो आते हैं और अपनी इस गारंटी को पूरा करते हैं। हम कल ही देख रहे थे, मुख्यमंत्री जी जो है मनाली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि पहले लाहौल में दे दिया, अब मनाली में दे रहे हैं। अब विरोधाभास देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के बयान में इतना विरोधाभास है। वो महिलाओं से इतना झूठ बोल रहे हैं कि लाहौल में दे दिया, अब मनाली में दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में दे दिया है। उसके क्षण भर मात्र की समय के बाद उन्होंने कह दिया कि लाहौल में दे दिया, मनाली में दे दिया, अब आने वाले समय में और जगह भी देंगे। वो आने वाला समय पता नहीं कब आएगा। चुनाव को 3 साल बीत चुके हैं, अगला चुनाव आने वाला है, 1-2 साल का समय बचा है। मुझे नहीं समझ आता कि वो आने वाला समय कब आएगा। महिलाओं को ठगा जा रहा है और जैसे ही कोई चुनाव प्रदेश में आने वाले होते हैं तो कांग्रेस सरकार जो है ये 1500 का आलाप गाना शुरू कर देती है। आज शिमला में लोक निर्माण मंत्री ने सचिवालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 और 26 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चौथे चरण के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों की समीक्षा सशक्त समिति द्वारा 4 नवम्बर 2025 को आयोजित बैठक में की गई थी और समिति की सिफारिशों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि 294 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 1538.58 किलोमीटर तथा लागत
2237 करोड़ 24 लाख रुपए है। इसमें से 2019.70 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वहन किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार का अंश 227.54 करोड़ रुपए होगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं से राज्य के ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे लोगों की आवाजाही सुगम होने के साथ साथ आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी तथा स्थानीय समुदाय के लिए आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में समान विकास हो, ये हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है। जब से मैंने प्रदेश सरकार में मंत्री पद का कार्यभार संभाला है और जो जिम्मेवारी मुझे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ आला कमान ने दी है, जो जिम्मेवारी मुझे डिपार्टमेंट्स की दी है, जो जिम्मेवारी मुझे मुख्यमंत्री जी ने दी है, उसका निर्वहन करने का हमने हर संभव प्रयास समय समय के ऊपर किया है। मेरा हर कदम हिमाचल प्रदेश के हर इलाके के समान विकास का रहता है और उस दृष्टि से हमने हमेशा प्रदेश सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को शुरू करवाना, विभिन्न योजनाओं को समय पर प्रदेश के अंदर लागू करवाना, ये हमारा दायित्व रहा है, हमारी जिम्मेवारी रही है और इसको हमने समय पर पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। बतौर लोक निर्माण मंत्री और जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैंने उनसे मुलाकात करी थी। हमने उनसे निवेदन किया था कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो हमारा दुर्गम क्षेत्र है, खास करके उनके सड़कों के निर्माण के लिए हमें जो सैंक्शंस है, जो हमने यहाँ से डीपीआरस बनाकर भेजी है, उसको समय पर जो है वो रिलीज़ किया जाए, जिसमें कुल मिलाकर जैसा मैंने पहले भी जानकारी दी है कि 1538 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर जिसकी हमने डीपीआरस बनाकर भेजी है और कुल मिलाकर 294 सड़कें प्रदेश के अंदर ये है, जिसकी कुल राशि 2,247 करोड़ रुपए, करीबन 3,000 करोड़ रुपए की ये राशि है, 2,300 करोड़ रुपए की राशि है। और मुझे आज ये कहते हुए खुशी हुई है कि आज सुबह ही मुझे उनके कार्यालय से फ़ोन आया और ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो है 31 जनवरी को ये राशि हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत हो गई है। इससे जो हमारा चौथा चरण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो अब विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। वैसे तो हमने इसकी सारी औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली थी प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम जो है इन एंटीसिपेशन काम करने में विश्वास रखते हैं। जो कार्य आज से 2 महीने बाद होना है उसके लिए भी पहले से ही तैयारियां करनी शुरू की जाती है। तो आज मुझे खुशी है, मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी इसके ऊपर चर्चा करी और अगले 1-2 दिन के अंदर मैं इसकी विस्तृत बैठक सभी अधिकारियों के साथ, चीफ इंजीनियर्स के साथ, एक्सीएंस के साथ करूंगा और इसको समय पर हर क्षेत्र में जो हमारी ये सड़कें हैं, खास करके अगर मैं इसका जिक्र करूं तो जो है बिलासपुर में जो है करीबन 29 करोड़ रुपए, चंबा के लिए करीबन 55 करोड़ रुपए, हमीरपुर के लिए 10 करोड़ रुपए, कांगड़ा के लिए जो है 50 करोड़ रुपए, किन्नौर के लिए 90 करोड़ रुपए, कुल्लू के लिए 55 करोड़ रुपए और लाहौल स्पीति के लिए 6,000 करोड़ रुपए और 600 करोड़ रुपए, मंडी के लिए 120 करोड़ रुपए, शिमला के लिए 66 करोड़ रुपए और सिरमौर के लिए 80 करोड़ रुपए, सोलन के लिए करीबन 120 और ऊना के लिए करीबन 80 करोड़ रुपए की ये कुल स्वीकृति जो है प्रदेश को मिली है। तो मैंने जैसा आपको हमेशा कहा है कि हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है और मैंने पिछले कल राज्यपाल जी से भी मुलाकात करी
क्योंकि मैं हमेशा जो भी बात कहता हूँ मैं आंकड़ों पे विश्वास करता हूँ, आंकड़ों पे बात करने में विश्वास रखता हूँ। पिछले कल की जो हमने जानकारी दी थी कि हमने हमारे दोनों विभागों में मिलाकर हम समय समय पर जो है केंद्र से जो प्रदेश के लिए पैसा लाने का हमने प्रयास किया, वो पिछले कल का आंकड़ा था 5,400 करोड़ रुपए, जिसमें अब ये 2300 करोड़ की और उसमें वृद्धि हो गई। तो ये हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि प्रदेश को हमने आगे लेकर जाना है, प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाना हमारी प्राथमिकता है। खास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उसमें समय के ऊपर कार्य शुरू हो, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक आपदा थी जो हमारी बरसातों के समय थी, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश को हमको देखने को मिला, हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैं अभी की जो बात है, हालांकि ये चीज़ें मीडिया में बहुत ज़्यादा आ नहीं रही है, बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, मगर ये समय भी आपदा का समय है प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से बरसात नहीं हो रही है, जिस तरीके से बेमौसमी बारिश भी जो पहले हो जाती थी वो भी नहीं हो रही है, जो है आपका पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ नहीं पड़ रही है, ये भी मैं समझता हूँ एक किस्म से एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हमारे बागवानों की आर्थिकी खास करके पहाड़ी इलाकों में सेब के ऊपर टिकी हुई है। अगर इस समय में चिलिंग पीरियड नहीं होगा, जो रिक्विजिट टेम्परेचर होने चाहिए, रिक्विजिट उसमें इस समय में अगर नमी हमारे जो है खेतों में और हमारे इसमें बगीचों में नहीं होगी, तो उसका नुकसान आने वाले समय में होगा, क्योंकि उससे जो रिक्विजिट हमारा सेब का साइज़ है, कलर जो है कलर फॉर्मेशन है, वो नहीं हो पाएगा। वैसे ही हमारे जो और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसका जो समय समय पर उसका जो पैदावार होना है, उसमें भी ये इसका नुकसान हमको देखने को मिलेगा। हमारे जितने वाटर रिसोर्सेज है आस्ते आस्ते वो सूखने शुरू हो गए हैं। तो मैं ये इस बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक चिंतित प्रदेशवासी होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम केवल आपदा की बात तब करते हैं जब आपदा सिर के ऊपर आ जाती है, मगर मैं तो ये कहूँगा कि ये भी एक किस्म से एक आपदा है और इससे हमको कैसे निपटना है आने वाले समय में, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये बहुत महत्वपूर्ण इशूज़ है। राजधानी शिमला में लंबे समय से आंदोलनरत दृष्टिहीन दिव्यांग संघ के अध्यक्ष राजेश ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांग और दृष्टिहीन समुदाय को हल्के में लेने की बड़ी भूल कर रही है। ना उम्मीद के बीच संघर्ष कर रहे दृष्टिहीन आज भी अपनी बुनियादी मांगों को लेकर खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठने को मजबूर है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और उनकी पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब दृष्टिहीन समुदाय सरकार को केवल चेतावनी देने की स्थिति में नहीं है, बल्कि सीधा और निर्णायक कदम उठाने के दौर में पहुंच चुका है। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में दृष्टिहीन अपने घरों से पेट्रोल की बोतल भरकर लाने को मजबूर होंगे और आगे उसके बाद क्या होगा यह सरकार स्वयं अपने आप देख ले। राजेश ने कहा कि लंबे संघर्ष के बावजूद दृष्टिहीन अपने बच्चों के भविष्य और परिवार के जीवन यापन की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभा पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छोटे छोटे आंदोलनों में अन्य विभागों और संगठनों को तुरंत लाभ पहुंचा देती है, जबकि दृष्टिहीनों का आंदोलन वर्षों से शांतिपूर्ण और निरंतर चल रहा है। इसके बावजूद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दृष्टिहीन संघ ने सरकार से मांग की कि बहुत तत्काल उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे और ठोस समाधान निकाले, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये सरकार के लिए राहत की बात है, क्योंकि अगर सरकार दिव्यांग जनों से परेशान होती तो वो आज बातचीत करने से कम हमारे साथ आ सकती थी, क्योंकि हमें 88 दिन खुले आसमान के नीचे हो चुके हैं। जब हम गुरुद्वारे के बाद बैठे थे, वहाँ बहुत से दानी सज्जन हमारे साथ आते थे, हर तरीके से हमें सहयोग करते थे। जिन्होंने देना है दानी सज्जन है, वो यहाँ तक भी, इस शहर तक भी आ रहे हैं, खुद खाना बना के दिव्यांग जनों के लिए पहुँचा रहे हैं। तो दिव्यांग जन पूरी तरह से दानी सज्जन दिव्यांगजनों के साथ है, लेकिन जो सुकून सरकार है कि कुंभकर्ण नींद में सोई है। बड़े बड़े वादों के साथ ये आई थी सत्ता में, जैसे इन्होंने कहा था कि 58 साल की नौकरी हम देंगे, पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे, लेकिन इन्होंने हमारी पेंशन तो छीन ली है। जो 58 साल वाली नौकरी की बात करती है, ये सिर्फ पूरे हिमाचल प्रदेश में
माननीय डिप्टी सीएम मुकेश गनोत्री जी की बेटी आशा गनोत्री को दी गई। बाकी जो भी नौकरी दी जाती है वो मीटरों की तहत मीटर, पशु मीटर, जल मीटर इत्यादि मीटर ही मीटर है। बाकी जो गरीब जनता है वो टीटर मीटर है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। बिल्कुल जी, हमारी जो दिव्यांगों की जो संख्या कम है, एक हमारे पास वोट बैंक नहीं है, ये कमजोरी सरकार ने पकड़ी है। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा के सुक्खू सरकार हमें हल्के में ले रही है। कभी ये रोड पे हमें बैठा लेती है, जिम्मेदारी बड़े बड़े आला अधिकारी ले लेते कि आपकी बैठक कराई जाएगी, उस तरह बैठक कराई जाएगी, हर समस्या का हल किया जाएगा। लेकिन ये पूरे 2.5 सालों से आज हमें 821 दिन हो चुके हैं। 821 दिनों में बैठकें हुई, समस्या का हल नहीं हो पाया। इससे लगता है कि प्रदेश सरकार कितने हल्के में दिव्यांगजनों को दे रही है। ऐसे बड़ी बड़ी बातें करती है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर देवभूमि में पाप होता रहेगा, क्योंकि गंगा में नहाते समय जो किए गए पता चेतावनी सरकार को दी थी, उस चेतावनी पे हमें खरा उतरना होगा। जो भी हमारा अगला चक्कर जाम होगा उसमें हम उग्र रूप दिखाएंगे, क्योंकि सरकार तब तक मानेगी भी नहीं। सरकार शायद यही चाहती है कि ये बोल देते हैं, उसके बाद हमें इन्हें उतरा देते हैं। अगली बारी से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी होगा उग्र आंदोलन सड़कों पे होगा, क्योंकि जो भी पेट्रोल इत्यादि वो हम जब चक्कर जाम की कॉल करेंगे, घर से ही अपने अपने बैगों में पेट्रोल की बोतलें लाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा सचिवालय के सामने क्या होता है। जोड़ेंगे, लेकिन दिव्यांगों को आप तब जोड़ेंगे जब आप दिव्यांगों के साथ बातचीत करेंगे। जब आप दिव्यांगों के साथ बातचीत ही करने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे जो सड़कों पे बैठा वो दिव्यांग है वही नहीं मर रहा है, हमारे बाल बच्चे भी मर रहे हैं। देखो, जब आंदोलन शुरू किया था, मेरा अपना ही बेटा 5 साल का था, आज वो भी 7.5 साल का हो चुका है। भी छीनी जा रही है, बीपीएल से भी बहुत कंडीशनें लगा रही है। इस तरह से विकास कैसा होगा? ये सिर्फ सरकार जो सत्तारूढ़ सरकार है, ये ओनली बकवास करती है और विकास ये कर नहीं सकती है, क्योंकि इनके झूठे वादे, खोखले वादे इनको 2027 में लग जाएगा। क्या होती ले रहे हैं, इसी तरह की सोच इन्होंने नफरत बड़ी राजनीति दिव्यांगों के लिए रखी है।